नमस्कार, मैं गीता राठी सिंह, लीगल ऑफिसर हरेरा गुरुग्राम। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर प्रकाश डालेंगे और वो विषय है कारपेट एरिया। मैम, एक प्रश्न था, कारपेट एरिया होता क्या है और इस एक्ट में उसको किस तरीके से डील किया गया है? श्रेया, जो कारपेट एरिया का जो एक सब्जेक्ट है, टॉपिक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और जितने भी हमारे हरेरा गुरुग्राम में कंप्लेन आती हैं उसमें एक बहुत बड़ा परसेंटेज जो रहता है ग्रीवियंसेस का, वो यही रहता है कि जो बायर है उससे सुपर एरिया या सुपर बिल्टअप एरिया या कोई भी और नाम की उस पे बिल्डर अनापशनाप पेमेंट्स और पैसा वसूल करता है। अब रेरा के आने से पहले, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट के आने से पहले बहुत ही एम्बिग्विटी थी, वेगनेस थी। जो भी बिल्डर बायर अग्रीमेंट होते थे वो बहुत वेग होते थे, मिसलीडिंग होते थे। जो सुपर एरिया की भी डेफिनेशन, क्योंकि बहुत कॉमन जो वर्ड यूज किया जाता था कि एक अलॉटी को क्या मिलेगा बनने के बाद, तो सुपर एरिया के टर्म्स में उसको डिफाइन करते थे और जहां कहां भी ये डेफिनेशन दी होती थी बिल्डर बायर अग्रीमेंट में, वो भी बहुत वेग होती थी। तो हरेरा की स्थापना के बाद इस तरीके के बहुत सारे केसेस हमारे पास आने लगे और मैं कहना चाहूंगी कि जो रेरा एक्ट 2016 है, उस एक्ट का जो पूरा ऑब्जेक्टिव एम है वो कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी लाना है सिस्टम में। इस एक्ट का उद्देश्य है कि जो अलॉटी को जो भी सेल या परचेज रहे वो बहुत एक ट्रांसपेरेंट मैनर में रहे। ये पूरा का पूरा इस उद्देश्य को आगे ले जाते हुए हरेरा गुरुग्राम ने इन कंप्लेंट्स का समाधान करने की कोशिश करी है और एक्ट जो है, जो रेरा एक्ट जिसमें मैं बात कर रही हूं 2016 की, उस एक्ट में भी जो डेफिनेशन दी गई है वो डेफिनेशन दी गई है शब्द कारपेट एरिया की सिर्फ। और ये बहुत ही एक वाइड डेफिनेशन है जो बताती है कि कारपेट एरिया है क्या। अब एक आम आदमी जब एक घर खरीदने जाता है और उसको अगर ये कहा जाए कि कारपेट एरिया पे आपको ये मिलेगा, तो एक्ट साफ साफ ये चीज बताता है कि कारपेट एरिया जो नेट यूजेबल एरिया है उसको कहते हैं। अब नेट यूजेबल एरिया क्या रहेगा? नेट यूजेबल एरिया वो है जो एरिया चार दीवारी के अंदर एक अलॉटी है जो उसको यूज करेगा, जो उसके यूज में आएगा। एक आम भाषा में तो अगर मैं कहूं तो जो कारपेट घर के अंदर हम कहते हैं, जो दीवार से मिला हुआ कारपेट जो होता है, कारपेटिंग हम करवाते हैं, तो उस जो कारपेटिंग कराई जाएगी वॉल टू वॉल, उतना जो एरिया होगा वो कारपेट एरिया होगा। एक्ट में जो डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2K में, उसमें लेकिन कुछ चीजें हैं जो कारपेट एरिया की डेफिनेशन से एक्सक्लूड करी गई हैं, जिनको प्रमोटर कारपेट एरिया का में उस पर लोड नहीं डाल सकता। वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं? जैसे कि आपकी एक्सटर्नल वॉल जो है बनी हुई, एक्सटर्नल वॉल कारपेट एरिया का हिस्सा नहीं बनती है। सर्विस शाफ्ट है, आपकी बालकनी है, वरेंडा है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, या फिर ओपन टेरेस है, ये एक्सक्लूडेड है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कारपेट एरिया। लेकिन जो अंदर पार्टीशन वॉल है, एक अपार्टमेंट के अंदर जो कॉलम लग के अंदर की जो पार्टीशन वॉल्स हैं, दे आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ द कारपेट एरिया। तो ये एक चीज क्लियर हो जाती है अब कि कारपेट एरिया है क्या। फिर जो बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एक्ट के जो एक प्ली भी, जो डिफेंस बहुत बार हम देखते हैं कि प्रमोटर लेते हैं कि एक्ट में तो कहीं स्पेसिफिकली या कैटेगोरिकली ये नहीं लिखा गया कि जो भी यूनिट बेची जाएगी वो सुपर एरिया पे ना बेच के कारपेट एरिया पे बेची जाएगी। इसमें मैं कहना चाहूंगी क्योंकि एक्ट का उद्देश्य ही ये था कि ग्राहक को, घर ग्राहक को वही मिले जो उसको प्रॉमिस किया गया है एक्ट के जो सेक्शंस हैं उन प्रावधानों की तहत। तो एक्ट में सिर्फ कारपेट एरिया डिफाइंड है। एक्ट कहीं पर भी, जो रेरा एक्ट 2016 है, कहीं पर भी सुपर एरिया की बात नहीं करता है। एक्ट में सेक्शन जो 13 है, रेड विद रूल 8, वो ये कहा, उसमें ये कहा गया है कि जब भी कोई यूनिट बेची जाएगी उसमें जब तक बिल्डर बायर अग्रीमेंट नहीं होता, अग्रीमेंट फॉर सेल नहीं होता, उस टाइम में आप 10% से ज्यादा अलॉटी से अमाउंट नहीं लिया जा सकता।
रूल 8 जो है उसके साथ जिसको हम पढ़ते हैं, रूल 8 बात करता है कि जो अग्रीमेंट फॉर सेल होगा वो एक मॉडल अग्रीमेंट के तहत होगा जो एनेक्स्चर के तौर पे एक्ट के साथ दिया गया है। जो ये मॉडल अग्रीमेंट है वहां पर स्पेसिफिकली ये चीज मेंशन है कि जहां पर आपका पूरा का पूरा यूनिट्स का डिक्लेरेशन है कि कितना उसका एरिया है, कितना उसका प्राइस रहेगा, उसमें कारपेट एरिया टर्म का यूज किया गया है। उसमें सिर्फ कारपेट एरिया टर्म का यूज किया गया है, वहां पर सुपर एरिया के जैसी कोई भी टर्म डिफाइन नहीं है। अब ये जो प्रावधान है जो हम बातें करें जो रेरा एक्ट की, इसमें मैं ये भी आपको बताना चाहूंगी कि जो रेरा एक्ट 2016 है उसमें टर्म रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो है, एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट क्या है वो डिफाइंड है। सेक्शन 2ZN उसके बारे में बात करता है। तो जब रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं, एक्ट कहीं डिफरेंशिएट नहीं करता कि एक रेरा के आने से पहले का रजिस्टर्ड जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है वो क्या है या रेरा के आने के बाद का रियल एस्टेट प्रोजेक्ट क्या है, वो सिर्फ बताता है आपका रियल एस्टेट प्रोजेक्ट क्या है। अब कारपेट एरिया की जब हम बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो कारपेट एरिया टर्म जो यूज होनी शुरू हुई है वो रेरा के आने के बाद शुरू हुई है। तो उन सभी प्रोजेक्ट्स का क्या रहेगा जो रेरा के आने से पहले जिनमें बिल्डर बायर अग्रीमेंट हो चुके हैं। तो इसमें मैं कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं हमें इस पूरी प्रॉब्लम को दो भागों में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। पहले भाग में है कि जो वो प्रोजेक्ट जो नए प्रोजेक्ट रेरा के आने के बाद लॉन्च हुए हैं, तो उन केसेस में तो ये बहुत सिंपल है और बहुत सीधा सीधा है कि भी रेरा के आने के बाद तो आप एक्ट के वायलेशन में कोई अग्रीमेंट कर ही नहीं सकते। उसमें जब भी रेरा में सेक्शन 3 ये कहता है कि कोई भी प्रोजेक्ट को आप आप बेच नहीं सकते, आप मार्केट नहीं कर सकते, आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते जब तक आप उसका रजिस्ट्रेशन ना कराएं। और रेरा में जब इस तरह का रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन करा जाता है तो उसमें एक कंडीशन होती है कि कोई भी यूनिट एक्सेप्ट फॉर कारपेट एरिया बेसिस वो बेची नहीं जा सकती। तो जब ये रजिस्ट्रेशन की अपने आप में एक कंडीशन है तो कोई भी प्रमोटर अपना कोई भी यूनिट ना तो एडवर्टाइज कर सकता कि वो सुपर एरिया पे बेच रहा है, ना वो मार्केट कर सकता और ना वो बेच सकता। तो जो रेरा के आने के बाद अगर किसी भी प्रमोटर ने अपना प्रोजेक्ट सुपर एरिया बेसिस पे बेचा है तो दैट इज इन वायलेशन टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं कि जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे जिनको रेरा के आने तक जो प्रोजेक्ट्स में बिल्डर बायर अग्रीमेंट तो हो गए थे लेकिन आज भी वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पूरे नहीं हुए हैं, तो हम उन प्रोजेक्ट्स के केसेस में क्या करके करेंगे। तो इसमें भी मैं आपको कहना चाहूंगी कि जिन प्रोजेक्ट्स में रेरा के आने के बाद जिनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा, और इसमें मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कहना चाहूंगी श्रेया कि जब एक्ट बात करता है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की, तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट तब तक ऑनगोइंग है कोई भी प्रोजेक्ट जब तक उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आ जाता। जब भी कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए लाइसेंस मिलता है, वो लाइसेंस तब तक के लिए दिया जाता है जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता। बहुत बारी देखा जाता है कि जो बिल्डर है वो डिफेंस लेते हैं, जी हमारा ओसी आ गया है, हमारे को ओसी ग्रांट हो गया है। तो यहां पे मैं बताऊंगी कि ओसी जो है वो सिर्फ इस एक्सटेंट तक मिलता है कि वो जो बिल्डिंग है वो हैबिटेबल है, वो रहने लायक है वहां के लोगों के लिए, अलॉटीज के लिए, इसीलिए आपको ओसी दे दिया जाता है। लेकिन जब अलॉटी के साथ बिल्डर बायर अग्रीमेंट किया गया था तो वो बिल्डर बायर अग्रीमेंट सिर्फ उस बिल्डिंग के लिए नहीं था कि आपको सिर्फ ये बिल्डिंग दी जाएगी। उस बिल्डर बायर अग्रीमेंट में जो प्रमोटर है उसने और बहुत से वायदे किए होते हैं। उसने बताया होता है हम आपको अच्छा स्कूल देंगे, हम आपको अच्छा नर्सिंग होम देंगे, हम आपको अच्छे पार्क देंगे, आपको और अच्छी जो फैसिलिटीज है हम आपको फैसिलिटीज, आपको कन्वीनियंट शॉपिंग मिलेगी। तो ये सारी चीजें भी वो प्रॉमिस करता है। तो जब तक ये सारे के सारे प्रॉमिसेस जो उस बिल्डर बायर अग्रीमेंट का हिस्सा होते हैं वो प्रॉमिसेस पूरे नहीं करे जाते, तब तक पूरा प्रोजेक्ट डेवलप नहीं होता और कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आता, तब तक वो प्रोजेक्ट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की एम्बिट में आता है। तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में जिन जिन यूनिट्स की सेल रेरा के आने से पहले हुई है उन सभी प्रोजेक्ट्स में ये मैंडेटरी हो जाता है कि जो प्रमोटर है वो अपना प्रोजेक्ट जब रेरा में रजिस्टर कराने आएगा, वो जो सोल्ड यूनिट वो पहले बेच चुका है, चाहे उसने वो यूनिट सुपर एरिया बेसिस पे बेच दी हो,
ठीक है, आपने रेरा नहीं था तब तक आप जो भी मिसलीडिंग आप बिल्डर बायर एग्रीमेंट्स आपस में कर रहे थे अलॉटी के साथ, उसकी जो कमजोर एक पोजीशन थी उसको मिसयूज किया जा रहा था अलॉटी की। आपने जैसे भी, चाहे आपने सुपर बिल्टअप एरिया पे बेचा हो या सुपर एरिया पे बेचा हो, लेकिन जो भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जब अपना रजिस्ट्रेशन रेरा में कराने के लिए आएंगे उस समय उनको बताना होगा कि उन्होंने, पहली बात कि उन्होंने किस बेसिस पे यूनिट बेची है, और अगर यूनिट सुपर एरिया बेसिस पे बेची गई हैं तो वो क्या क्या कंपोनेंट्स या उसकी क्या क्या ब्रेकिंग जो कंपोनेंट्स हैं वो आप पूरा का पूरा बताएंगे कि जी इसमें हमने अगर सुपर एरिया बोला है तो सुपर एरिया में ये चीजें इंक्लूड हमने करी हैं। उसके बाद जब वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट रेरा में आके रजिस्टर होता है तो रेरा में रजिस्टर होने के बाद उस ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में अगर कोई नई सेल होती है तो उस कंडीशन में उस सेल को या उस अलॉटमेंट को या उस टाइम में रजिस्ट्रेशन के बाद कोई भी जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट होता है वो प्रमोटर सुपर एरिया पे नहीं कर सकता। वो प्रमोटर को हमारा जो मॉडल एग्रीमेंट है उसको फॉलो, जो रेरा एक्ट के अंडर मॉडल एग्रीमेंट दिया गया है रूल्स के साथ एनेक्स, उसको फॉलो करते हुए कारपेट एरिया पे ही यूनिट्स बेचनी पड़ेंगी। दूसरी बात, जब कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं कि जो एक्सेप्शंस में आ जाते हैं जिनमें रजिस्ट्रेशन 3(2) सेक्शन 3(2) में एक्सेप्शन जो दी गई है, जिन प्रोजेक्ट्स को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है तो उसमें उस कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूंगी कि क्योंकि एक प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन से बाहर है उसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो रेरा के एम्बिट से बाहर है, उस पर रेरा एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। जो रजिस्ट्रेशन कराना, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, ठीक है, ये उसका एक ऑब्लिगेशन है और इसीलिए हम प्रोजेक्ट रजिस्टर भी कराते हैं ताकि हम उसकी हर स्टेज को मॉनिटर कर सकें। लेकिन प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद भी प्रमोटर की कई ऑब्लिगेशंस रह जाती हैं। जैसे सेक्शन 4(3) कहता है कि अगर उसने जो प्रोजेक्ट बना के दिया है उसमें कोई भी स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होते हैं या वर्कमैनशिप डिफेक्ट होते हैं तो वो 5 साल तक की प्रोजेक्ट को पोजेशन देने के बाद भी 5 साल तक की लायबिलिटी जो है वो प्रमोटर की रहती है। उसके अलावा अगर कोई भी टाइटल डिफेक्ट है, टाइटल डिफेक्ट के केस में भी जो प्रमोटर है उसकी लाइफ लॉन्ग लायबिलिटी रहती है। तो कोई भी प्रमोटर ये प्लीज नहीं ले सकता कि क्योंकि वो एक्सेप्शंस में आते हैं, 3(2) की एक्सेप्शंस में फॉल करते हैं तो वो रेरा के एम्बिट के बाहर चले गए। और ये चीज कहीं ना कहीं हरेरा गुरुग्राम में जो हमारे ऑनरेबल चेयरपर्सन डॉक्टर के खंडेलवाल ने और हमारे मेंबर्स द्वारा दी गई सिमी सिक्का वर्सेस MGFMR की जो जजमेंट है उसमें ये चीजें बहुत सेटल्ड कर दी गई हैं, जो ज्यूरिसडिक्शन को लेके चीजें हैं। इसमें मैं आगे चलते हुए ये भी कहना चाहूंगी आपसे कि अब बात आती है कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे कि जिनका जो सेल हो चुके हैं लेकिन और शायद पोजेशन भी मिलने की स्टेज पे है या पोजेशन मिल चुका है लेकिन उनमें कन्वेंस डीड नहीं कराई गई। तो यहाँ पे ये जरूरी है जानना कि जो भी कन्वेंस डीड जब कराई जाती है उस समय ये जरूरी है कि कन्वेंस डीड के टाइम में हर कंपोनेंट बताया जाए कि अगर सुपर एरिया के बेसिस पे चीज बेची गई है तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो उस सुपर एरिया बेसिस को में आते हैं। और ये इसलिए जरूरी है स्पेशली रेरा के आने के बाद कि एक अलॉटी को पता रहे कि अगर उसने जिस चीज के लिए पैसे दिए हैं उसको चीज मिली है या नहीं मिली है। जैसे कि अगर आप बाजार में जाते हैं 1 किलो आलू खरीदने के लिए और आप 1 किलो आलू के लिए 100 रुपए देते हैं तो जो दुकानदार है वो कह देता है नहीं जी इसमें 1 किलो के अलावा मेरे को लगता है शायद 100 ग्राम फालतू आलू आपके पास चले गए हैं। तो जो ग्राहक है वो कहेगा ठीक है मैं आपको 100 ग्राम के फालतू पैसे दे रहा हूं पर आप मुझे तोल के तो दिखाएं कि इसमें एक्चुअली में वो 100 ग्राम आया है या नहीं आया। तो यही बात एप्लीकेबल होती है जब हम घर ग्राहक की बात करते हैं। जो पुराने बिल्डर बायर एग्रीमेंट थे उनमें अगर जो प्रमोटर है वो कहता है कि नहीं एरिया इंक्रीज हो गया है या सुपर एरिया इतना ज्यादा था है और उसमें कारपेट एरिया के अलावा ये सारी चीजें हैं तो आपको ग्राहक को ये बताना पड़ेगा घर ग्राहक को कि वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिसके लिए वो एक्स्ट्रा पे कर रहा है। क्योंकि हमारे पास हरेरा में जो कंप्लेंट्स आती हैं उनमें देखने को आते हैं कोई चीज कुछ जो सर्विसेज हैं उन तक का जो लोड है वो प्रमोटर ने अलॉटीज के ऊपर डाल दिया है और उस चीज को वो बेच रहे हैं।
सबसे पहले जाना ये भी बहुत जरूरी है कि जो प्रमोटर है वो सिर्फ वही बेच सकता है जितना उसके एफएआर में अलाउड है, जितना उसका एफएआर है। एफएआर से ज्यादा वो बेच ही नहीं सकता, उससे ज्यादा वो लोड डाल ही नहीं सकता उस प्रोजेक्ट के ऊपर। इसीलिए ये जरूरी है कि कारपेट एरिया में क्या क्या उसको मिल रहा है ये एक्ट क्लियर करता है। और उसके अलावा अगर उस रेरा एक्ट के आने से पहले उसको सुपर एरिया पे चार्ज करा गया है तो उस ग्राहक को पता हो कि उसमें क्या क्या चीजें और इंक्लूड करी गई हैं। इसमें रेरा आने के बाद सिर्फ प्रमोटर का ही नहीं, जो रियल एस्टेट एजेंट है उसका भी ये ऑब्लिगेशन बनता है कि वो कोई भी इस तरीके की सेल फैसिलिटेट ना कराए जहां पर वो सेल कारपेट एरिया पे ना होते हुए सुपर एरिया पे हुई है। और रेरा के आने के बाद अगर इस तरीके की कोई भी एक्टिविटीज में प्रमोटर या रियल एस्टेट एजेंट इंडल्ज होते हुए पाए जाते हैं तो उनमें रेरा एक्ट के तहत जो पेनल्टीज के प्रावधान है सेक्शन 61 में और सेक्शन 71C में और सेक्शन 9 में भी, जहां पे प्रोजेक्ट का लाइसेंस रजिस्ट्रेशन रिवोक करा जाने तक के गंभीर प्रावधान है, उन तक को जो हरेरा अथॉरिटी है उनको लागू कर सकती है, उनको यूज में ला सकती है। और जो प्रमोटर है उसको बहुत भारी इस चीज की कीमत उठानी पड़ सकती है। तो इस वीडियो के तहत मैं सचेत करना कहूंगी कि सचेत करना चाहते हैं हम प्रमोटर्स को, ताकि वो ये समझें कि रेरा एक्ट के आने के बाद वो इस तरीके की किसी भी इलीगल या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में इन्वॉल्व ना रहें। और इस वीडियो के माध्यम से हम घर ग्राहक को जागरूक करना चाहते हैं कि जब वो भी अपना घर खरीदने के लिए जाएं तो वो ये देखें कि उनको वो प्रॉपर्टी कारपेट एरिया बेसिस पे ही बेची जा रही है, ना कि किसी और एरिया पे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा और आपके लिए लाभदायक रहेगा। धन्यवाद।